इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है सक्सेस की 98 पे। आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज में क्लास नंबर 42। तो यहाँ भी आज हम आपके लिए टॉप 40, जी हाँ टॉप 40 वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और जियोग्राफी से। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, जो कि सक्सेस की 98 है। और या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सक्सेस की 98.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारा पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएँ तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि शाम को 8:30 बजे की क्लास में आपको पर डे अपडेट किया जाता है जनरल नॉलेज की, यानी कि जीके की ये क्लास, जो कि है आज क्लास नंबर 42। तो चलिए देखते हैं कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें से आप यहाँ पे आंसर अपने करेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आउट ऑफ 40 जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप करेंगे वो मुझे लास्ट में जरूर से जरूर यहाँ पे जरूर से जरूर बताइएगा कि कितने आउट ऑफ 40 आपने सही उत्तर किए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ गए होंगे अभी, और सभी के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो एक दूसरे को शेयर कर दिया करें, जो भी आपके कनेक्ट में है, या तो आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या तो अपने फेसबुक ग्रुप में, कहीं भी बस आप लोग एक दूसरे को जोड़ लें ताकि यहाँ पे क्यूज़ में उन सभी का फायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इवेंट इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री इन बीसी एरा। तो बिफोर क्राइस्ट, जी हाँ, इस एरा में, किस युग में निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर कीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके पास है 3 सेकेंड, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 सेकेंड दिए जा रहे हैं, तो 3 सेकेंड में अपने आंसर को नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, चौथा बौद्ध परिषद। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। सबसे पहले भारत में उपयोग की जाने वाली वो मेटल का नाम बताना है जो कि यूज किया गया था। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, तांबा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम से स्थान पर रखा गया है। तो जोरवे कल्चर के अनुसार यहाँ पे जो संस्कृति है उसके नाम में निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके नाम के स्थान पर रखा गया है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों इट्स अ डी, महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आपको 3 सेकेंड टाइम मिलेगा दोस्तों। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्राचीन भारत विश्व की एक उपकरण का परंपरा से जुड़ा नहीं है। तो इनमें से विश्व की प्राचीन भारत में और विश्व का एक उपकरण है वो जो कि भारत की प्राचीन परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ डी, ग्रोटियन। नोट कर लीजिएगा, ग्रोटियन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सबसे अधिक पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस युग में थे। चलिए तो ये थे ऑप्शन आपके सामने, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नवपाषाण काल या चालकोलिथिक। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। जितने भी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आज का लेवल थोड़ा हाई रखा गया है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, मेसोलिथिक। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन सही पूछा गया है, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या डी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, बोथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुरकोटदा और धोलावीरा दोनों ही गुजरात के कांच में स्थित है। ये आंसर यहाँ पे सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कैनोनिकल साहित्य के बारे में सही कथन नहीं यहाँ पे है, कथन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कैनोनिकल साहित्य के बारे में सही कथन नहीं है। आंसर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे हर 3 सेकंड पे आपको आंसर करने हैं।
तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा। इट्स अ सुत्त पिटक दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित हैं और मन को प्रशिक्षित करने के लिए तरीके देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शासक योहिजी खाना बदोश लोगों के साथ निकटता से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन शासक योहिजी खाना बदोश लोगों के साथ जुड़ा है? शाका, कुषाण, पहलवा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है, नोट कर लीजिएगा, इट्स कुषाण, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है आज का सारा, और थोड़ा सा यहाँ पे टफ लग रहा होगा आप लोगों को हिस्ट्री, पर कोई बात नहीं, ज्योग्राफी आज का इजी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इनमें से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने योगाचर दार्शनिक परंपरा में पर्याप्त योगदान नहीं दिया था? तो क्वेश्चन थोड़ा सा आज यहाँ पे देखिए, नहीं वाले पैटर्न बहुत सारे पूछे गए हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि ने योगचरा दार्शनिक परंपरा में पर्याप्त योगदान नहीं दिया है, तो उनका नाम बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा। आप लोग का आंसर यहाँ पे आ रहा है, जी हाँ, और उत्तर बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर डी, नागार्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विंध्य शक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड थे, तो ये इनमें से 10 में से आउट ऑफ 10 कितने का सही हुआ है, कितना हिस्ट्री में सिर्फ, ठीक है, ये जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज का पैटर्न का जो क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एसएससी में। चलिए आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, वक्त, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है, देखिए नदियों से रिलेटेड है, ये गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट। आंसर है यहाँ पे 3 सेकंड के बाद आंसर मैं दे दूंगा, यहाँ पे आप लोग प्लीज आंसर जल्दी जल्दी करें, और देखिए लोगों तक जोड़ने का कोशिश करें इस क्यूज को, क्योंकि ये क्यूज के क्वेश्चन जितने हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्यूज अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे इट्स ए, ब्रह्मपुत्र, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी, देखिए खाड़ी के बारे में, दर्रे के बारे में और नदियों के बारे में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत के, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, नासिक शहर भारत में किस नदी के किनारे है? तो देखिए नासिक जो शहर है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में बहने वाली जो नदी है उसका नाम बताना है आपको यहाँ पे, इट्स बी, गोदावरी, नोट कर लीजिएगा। आंसर है बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? तो देखिए हल्दिया जो है उड़ीसा में है, नहीं ये गलत है। जामनगर महाराष्ट्र में, नहीं गुजरात में है। और ये है अगला नुमालीगढ़ जो गुजरात में है, और पन्नागुड़ी तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे जो आपका सही मेल है वो बताना है आपको। आंसर होगा इट्स डी, पन्नागुड़ी और तमिलनाडु का मेल सही है यहाँ पे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के पास उत्पन्न होती है? तो महाबलेश्वर के पास उत्पन्न, महाबलेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो भारत में हमारे महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, और निम्नलिखित में से जो नदी है महाबलेश्वर के पास उत्पन्न होती है। तो आंसर कीजिएगा इट्स बी, कृष्णा नदी। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 16 कि भारत की जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पर होती है? भारत की जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति इनमें से किस पर होती है? अरब सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर? चलिए 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जलवायु, भारतीय जलवायु से है और सागर से रिलेटेड और नदियों से रिलेटेड, खाड़ी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं आज के यहाँ पे ज्योग्राफी में। आंसर है दोस्तों अरब सागर, नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भारत का पश्चिम में है और अरब सागर उधर टच करता है भारत को। नंगा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बहुत बार आपके, इसलिए इसका आंसर देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंगा पर्वत शिखर जो है ये दोस्तों निम्नलिखित में से है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला सवाल, यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी पहाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी पहाड़ी है? तो अन्ना मिलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या जवाकली पहाड़ी?
चलिए आंसर आपके आने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर जिनका भी आ रहा है बी, इलायची की पहाड़ी, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो पहाड़ियों से रिलेटेड है, दक्षिणी पहाड़ियों में, तो अन्नामलाई भी जो है हमारा दक्षिण में है, पर दक्षिण ये पर्वत श्रृंखलाओं में है, ठीक है। और इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको दक्षिण में है, जो कि पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के कोयला भंडार कहाँ केंद्रित है, कहाँ तक केंद्रित है? भारत के कोयला भंडार कहाँ तक केंद्रित हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। भारत के कोयला भंडार दोस्तों स्थित है सी, दामोदर घाटी तक। ओके, नोट कर लीजिएगा, दामोदर घाटी आपको बताना है। यहाँ पे आपका ये टास्क है कि दामोदर घाटी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है फैली हुई है। चलिए ये आपका टास्क है कि दामोदर घाटी कौन से राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? आंसर आपका देना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है और आ सकता है और आया हुआ है, इसलिए आंसर दीजिएगा सोच समझ के। और कितने सही हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने गलत हो रहे हैं ये नहीं, इसलिए आंसर को अच्छे से दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों, इट्स अ सी, रामेश्वरम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम आ चुके हैं एक इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या शुल्क व्यय में शामिल है। तो ऑप्शन आपके सामने है 5, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि संसद के सदनों के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते, या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। तीसरा है यहाँ पे सीएजी का वेतन और भत्ता। चौथा है पेंशन यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तनाव, यानी कि यहाँ पेंशन है दोस्तों, पेंशन जो मिलता है आपको, सैलरी जो मिलती है आउट ऑफ रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो ये तनाव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सैलरी होगी यहाँ पे, भत्ता, ठीक है। और पेंशन ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये पेंशन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, ऑल ऑफ देम। सभी यहाँ पे शुल्क जो है, ये व्यय है, शुल्क व्यय जो है शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रशिक्षित अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके कारण भारत संविधान द्वारा निम्नलिखित में मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से। तो यहाँ आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, आर्टिकल 30 में। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 31 में ये लिखा गया है, बताया गया है कि अप्रशिक्षित अल्पसंख्यक संस्थानों की आरटीई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिकल 20 के बारे में बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, और अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपियों के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो ये है आंसर दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या डबल जियोपैरिडी, या फिर प्रोविडेंस अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड द डी है यहाँ पे राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। तो आंसर को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग का चुनाव से संबंध नहीं है। तो भारत के चुनाव आयोग का कौन से चुनाव, किसके चुनाव से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायत और म्युनिसिपल के, जो कि हर स्टेट में होते हैं, या इनमें सभी? तो देखिए आंसर होगा इट्स अ सी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो हर स्टेट में होता है इसका चुनाव, उससे चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे फटाफट आप लोग, राष्ट्रपति पूरे देश में या इस किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इट्स डी, यानी कि सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक, माफ कीजिएगा, बाहरी आक्रामकता और सशस्त्र विद्रोह के लिए, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आप बताइएगा आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट करके कि इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ वी कमांड है। ठीक है, वी जो है, वी कमांड जो है, ये इसमें से किसका शाब्दिक अर्थ है? तो हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो और सेटिफारी। चलिए, तो देखिए आप लोग यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा और सही उत्तर कितने कर रहे हैं वो अलग से टिक भी करते रहिएगा अपने पास, और लास्ट में जरूर से जरूर बताएंगे कि आउट ऑफ 40 आपने कितना सही उत्तर दिया है। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, मंडामस। नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे इनमें से किस उच्च न्यायालय में देश का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? चलिए, ये तो बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर भी यहाँ पे बहुत सही दे रहे होंगे। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, जी हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये एक ऐसा उच्च न्यायालय है जो कि देश का सबसे बड़ा अपना एरिया जो ज्यूरिडिक्शन का है वो सबसे अपने पास रखता है। ठीक है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में गतिरोध के समाधान के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक में गतिरोध की समाधान के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, यानी कि मनी बिल और संविधान संशोधन यहाँ पे जो विधेयक है इनके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, यह एक सैचुरेटिव बॉडी है, यह एक वैधानिक बॉडी निकाय है, यह गलत बात है यहाँ पे। बाकी तीनों यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ के बारे में, यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, बिल्कुल सही है, जो कि इसका स्थान भी है, बैठने का ऑफिस है वो। इसके एक विभाग का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही है। इसके तहत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि पहला आंसर यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे गलत बता रहा है, सैचुरेटिव बॉडी है ये। चलिए, अब हम आ चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन अब इकोनॉमिक्स से है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। ऑपरेटिंग अधिदेश, जी हाँ, ऑपरेटिंग अधिशेष किस में आता है? चलिए, ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज इन द, नोट कर लीजिएगा, इट्स इंटरप्राइजेस सेक्टर। नोट कर लीजिएगा, उद्यम क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 32, निर्माता के उत्पादन की लागत किसके द्वारा दी जाती है? चलिए आंसर बताइएगा दोस्तों, फटाफट आंसर अपने आने चाहिए यहाँ पे। तो आंसर है दोस्तों, निर्माता के उत्पादन की लागत जो है दोस्तों, ये आपके मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ का योग के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 33 कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है? चलिए, प्रोडक्शन रेफर टू, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? बहुत आप लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं आज यहाँ पे, और सही मैं आशा करता हूँ कि आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे अपने जो आंसर देंगे आउट ऑफ 40, मुझे लगता है कि 35 प्लस जाना चाहिए आज तो क्वेश्चन के आंसर जितने भी लोग दे रहे हैं। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, उपयोगिता का निर्माण, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेलिंग कोस्ट मीन्स बिक्री लागत का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, सेलिंग कॉस्ट इट्स अ सी, कॉस्ट इनक्योर्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन में खर्च की लागत को कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। अगला सवाल 35, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, चलिए मूल लागत किसके बराबर होता है? चलिए आंसर कीजिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। आपके सामने है 4 ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन देखकर ही आंसर कीजिएगा आप लोग, और सही उत्तर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर होता है दोस्तों इट्स सी,
केवल परिवर्तनीय लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑनली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कॉमन की त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इन द टर्म ऑफ क्वाइन बाय, टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये जो कॉमन वर्ड है, ये टर्म है जो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए गैरेट हैडन के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, गैरेट हैडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में सरकार के मुख्य रूप में स्वामित्व वाली वह पूंजी जो कि आधारभूत की बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं किसी समुदाय या समाज के कामकाज के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा। In economics, the capital mainly owned by the government, that is the basic infrastructure, facilities and the services need for the functioning community or society is known as, its आंसर होगा दोस्तों सी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, जो अर्थव्यवस्था स्वयं व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में आती है और इनका उत्पादन विकसित होता है, वो क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ दोस्तों, इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको, आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में किसी को खराब किए बिना बेहतर बनाने की स्थिति को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में के संदर्भ में किसी को खराब किए बिना, कोई चीज़ को खराब किए बिना उसको बेहतर बनाने की स्थिति को कहते हैं दोस्तों इट्स अ पोरेटो इफिशियंसी। नोट कर लीजिएगा, पोरेटो इफिशियंसी यानी कि पोरेटो दक्षता कहते हैं इसको। आज का आखिरी प्रश्न है और इसका उत्तर भी आ चुका है यहाँ पे आपके सामने। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग की कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंफीरियर गुड, निचली वस्तु। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आज के सिनारियो के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि आज आपसे पूछे गए हैं। आपने कितने सही उत्तर किए हैं इन 40 में से? अगर आपने 29, 30, 34, 35 ऐसे स्कोर किए हैं अगर, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आज का जो हिस्ट्री का सिनारियो था वो थोड़ा प्राचीन भारत से था, तो यहाँ पे हिस्ट्री आज कठिन रहा होगा, बट यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत ही इजी था आज का। तो एटलीस्ट 30+ किए होंगे जिन लोगों ने, तो उनका आज का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। और जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं नए, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और वीडियो को एक लाइक देकर जाइएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न आप तक हम रोज़ शाम को 8:30 बजे लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।